Best attitude towards accounting with Pioneer. सुपर 30 की सीरीज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कंपनी के ऊपर इशू ऑफ शेयर्स में अपन ने बात करी थी हरियाली और खुशहाली। अपन जब भी पैसे मांगते थे या तो अपने पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा था, सरप्लस अमाउंट आ रहा था, एडवांस या बीच में आया था, ठीक है ना। अब कभी कभी किसी कंपनी में ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर से पेमेंट लेट आए, तो आज अपन कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी अपन ने करा था लास्ट वीडियो में जिसमें पैसा नहीं आया था, तो नहीं आया था तो कालची निर्णय में डेबिट करो, आगे बढ़ो। अब उसमें तो सिचुएशन बनती है, इन फ्यूचर में वो अमाउंट या तो रिसीव हो जाएगा तो कालची निर्णय को क्रेडिट कर देंगे और साथ में इंटरेस्ट भी, तो इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर देंगे और ले लेंगे। लेट पेमेंट आ रहा है तो ले लो, इंटरेस्ट के साथ आ रहा है। लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर से अपन कॉल कर रहे हैं और वो पैसे ही नहीं दे रहा है, तो कंपनी के पास लास्ट ऑप्शन रहता है उस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को पोपडेट कर ले मतलब कैंसिल कर ले, उसके शेयर्स कैंसिल, और जो अमाउंट अभी तक उसने पे करा है कंपनी चाहे तो वो अमाउंट उसको रिफंड भी नहीं करती है, उसको जब्त कर लेते हैं, पोपडेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पोपडेट, ठीक है। आज अपन इसमें इसी पे बात करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पायोनियर एजुकेशन लिमिटेड issued 60,000 shares of 10 rupees each. Amount payable on application 3, on allotment 3, on first call 2, on second call 2. 3322. Atmaram, one of the shareholder, have 1,000 shares, failed to pay allotment and calls money. Mr. आत्माराम हमारे एक शेयर होल्डर है, ठीक है, असंतुष्ट आत्मा है, उनने अपने को अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, काल का अमाउंट भी नहीं दिया, ठीक है। एंड एट द एंड ही शेयर्स फॉरवर्डेड, और उनके शेयर्स को फिर कंपनी ने फॉरवर्डेड कर लिया एंड रीइश्यूड एट 9 रुपीस ईच, और मार्केट में हम चाहें तो फिर उन शेयर्स को किसी भी पर्सन को किसी भी रेट पे रीइश्यू कर सकते हैं। तो हमने उनके शेयर्स फॉरवर्डेड कर लिए और रीइश्यू कर दिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट एंट्री वही सिंपल सी, प्यारी सी, मासूम सी, बैंक अकाउंट ऐड टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीस, तो 60,000 into 3 180 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 180। सेकंड एंट्री में अपन शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऐड टू शेयर कैपिटल 180 बराबर है। यहाँ पे कोई मगजमारी नहीं थी, एप्लीकेशन का 100% अमाउंट रिसीव हुआ है, 100% अलॉटमेंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। अब नंबर आता है अलॉटमेंट ड्यू करने का, तो 60,000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू करो। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। अब अलॉटमेंट ड्यू हो गया है तो अलॉटमेंट को अपन रिसीव करते हैं, तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया, आत्माराम असंतुष्ट आत्मा जिनसे अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो नहीं, जब भी अमाउंट रिसीव होता है लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, मारा कुटी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कालची निर्णय में डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, कालची निर्णय अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 180। तो अपन ने अलॉटमेंट पे टोटल 1,80,000 कॉल करा है, सभी शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव हो गया है आत्माराम को छोड़कर। तो आत्माराम के पास कितने शेयर्स थे? 1,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट मनी है 3 रुपीस पर शेयर्स, तो 1,000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 3,000 मिस्टर आत्माराम से रिसीव नहीं हुआ है, तो कालची एरिया में 3,000, तो 180 में से 3 नहीं आए, बाकी रिमेनिंग शेयर होल्डर से रिमेनिंग अमाउंट रिसीव हो गया है 177, ठीक है। ड्यू करा, अलॉटमेंट रिसीव करा, एक शेयर होल्डर से अमाउंट नहीं आया, तो नहीं आया तो कालची एरिया में डेबिट और आगे बढ़ो, ठीक है।
अब अलॉटमेंट के बाद नंबर आता है फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री अपन करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। फर्स्ट कॉल अपन ने ड्यू करा 60,000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 1,20,000। बराबर है, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब अपन फर्स्ट कॉल को रिसीव करते हैं। रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया, अमाउंट नहीं आ रहा है तो कॉल से एरियर भी डेबिट, बैंक अकाउंट दिया, आत्माराम से फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है तो कॉल से एरियर भी डेबिट होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक अकाउंट दिया, कॉल से एरियर अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक के आगे कितना डेबिट होगा, कॉल से एरियर में कितना डेबिट होगा और फर्स्ट कॉल के आगे कितना क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 120। अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी मिस्टर आत्माराम से रिसीव नहीं हुआ है 1000 से इस पे 2 रुपीस के हिसाब से 2000 कॉल से एरियर। तो 120 में से 2000 मिस्टर आत्माराम से रिसीव नहीं हो रहा है तो कॉल से एरियर में डेबिट। रिमेनिंग अमाउंट 1,18,000 रिसीव हो गया तो बैंक में डेबिट होगा 118 नेट अमाउंट। बराबर है, ये अलॉटमेंट के बाद में अपना फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया और फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया, आत्माराम को छोड़ के बाकी से आ गए। अब अपन सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। सेकंड कॉल ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 120। बराबर है, सेकंड कॉल अपना ड्यू हो गया। अब अपन सेकंड कॉल को रिसीव करेंगे। सेकंड कॉल को रिसीव करते समय एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, आत्माराम से सेकंड कॉल का अमाउंट भी रिसीव नहीं हो रहा है तो कॉल से एरियर अकाउंट दिया, तो बैंक अकाउंट दिया, कॉल से एरियर अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड का, तो बैंक अकाउंट दिया, कॉल से एरियर अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड का। सेकंड कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 120। तो सेकंड कॉल के 120 अपन ने ड्यू करे, आत्माराम से अपने को 1000 से इस पे 2 रुपीस के हिसाब से 2000 रिसीव नहीं हुए, रिमेनिंग अमाउंट रिसीव हो गया 118। बराबर है, तो आत्माराम से अलॉटमेंट के समय अमाउंट नहीं आया था तो अपन ने कॉल से में डेबिट कर दिया था 3 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। फर्स्ट कॉल के समय अमाउंट नहीं आया तो कॉल से में डेबिट कर दिया 2000। सेकंड कॉल के समय अमाउंट नहीं आया तो कॉल से में डेबिट कर दिया 2000। 322 अभी तक 7000 मिस्टर आत्माराम से रिसीव नहीं हुए हैं तो अपन ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, कॉल से में डेबिट करते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। अब मिस्टर आत्माराम एक में सेक्रेटरी पैसे नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है उनके शेयर्स जब्त कर लेंगे, फोर्फेट कर लेंगे। बराबर, फोर्फेट। अब यहाँ मिस्टर आत्माराम के शेयर्स हम जब्त कर रहे हैं, फोर्फेट कर रहे हैं, तो फोर्फेट की एंट्री क्या होगी ध्यान से समझना, ठीक है। जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं, तो कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल के समय, ध्यान है ना। अब हम उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, उन शेयर्स को फॉरवर्डेड कर रहे हैं, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इस एंट्री को ध्यान से समझना, अपने सामने पहली बार आ रही है। तो जब भी हम शेयर्स को फॉरवर्डेड करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों जब्त कर रहा हूं बापड़े के शेयर्स? पैसे नहीं दिए, उसने अपने को अमाउंट पेड नहीं करा है तो अपन उसके इसको फॉरवर्डेड कर रहे हैं। बराबर बोला आपने, बराबर है ना। तो जब उसने अपने को अमाउंट पेड नहीं करा था तो अपन ने क्या करा था, अपन ने कोई झगड़ा नहीं करा था, माराकुटी नहीं करी थी, अपन ने कालचिन एरियर में वो अमाउंट डेबिट कर दिया था। क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था कालचिन एरियर अकाउंट में। तो हम यहाँ कालचिन एरियर को यहाँ क्रेडिट कर देंगे।
कि भैया वो शेयर जिन शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पेड नहीं करा था ड्यू टू अनपेड, हम उनके शेयर्स पोप डेट कर रहे हैं तो काल से लेने को क्रेडिट कर देंगे। तो जब भी शेयर्स पोप डेट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उनने अमाउंट पेड नहीं करा। जब पेड नहीं करा था तो हमने काल से लेने में डेबिट करा था, तो वो काल से लेने लाके यहाँ क्रेडिट कर देंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो अमाउंट वो होगा जो वो ऑलरेडी पेड कर चुका है और वो अमाउंट कंपनी पोप डेट कर लेती है, फॉर फीचर कर लेती है, तो हम पोप डेट या फॉर फीचर अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। बराबर है? तो जब भी शेयर्स पोप डेट करेंगे तो ये प्यारी सी एंट्री होगी, शेयर्स पोप डेट करते समय कैपिटल डेबिट, पैसे नहीं दिए थे तो काल से में डेबिट कर रखा था तो वो काल से यहाँ पे टोटल से क्रेडिट कर देंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो पोप डेट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब वही फंड जो है वो कंपनी जब्त कर रही है, उनके शेयर्स को कैंसिल कर रही है और वो अमाउंट नॉर्मली कंपनी रिटर्न भी नहीं करेगी। ठीक है, अब हमारे सामने आता है कि इस एंट्री में अमाउंट कैसे फिलअप करें। तो पोप डेट की एंट्री हो गई कैपिटल डेबिट टू काल टू शेयर पोप डेट। तो अब कैपिटल में कितना डेबिट करेंगे सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना है। तो कैपिटल में हम हमेशा पोप डेट करते समय वो अमाउंट डेबिट करेंगे जो अभी तक कॉल किए हैं। कितने का शेयर था इससे कोई मतलब नहीं, कितने उसने पेड करे इससे भी कोई मतलब नहीं, कितने उसने पेड नहीं करे इससे भी कोई मतलब नहीं। अभी तक पर शेयर्स आपने कितना कॉल करा है, कितने पैसे मांगे हैं, पर शेयर्स आप डिसाइड कर लो। ठीक है, तो अभी तक अपन ने एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे, एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 3, फर्स्ट कॉल के 2, सेकंड कॉल के 2, 3, 3, 2, 2 मतलब 10 रुपीस पर शेयर अपन कॉल कर चुके हैं। तो 10 रुपीस पर शेयर के हिसाब से कैपिटल डेबिट होगी। तो कैपिटल में वो अमाउंट डेबिट होगा जो अभी तक ड्यू करा है, जो अभी तक कॉल करा है, उसने कितना पेड करा है कितना नहीं पेड करा है इससे कोई मतलब नहीं। तो मिस्टर आत्माराम के कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स पे पर शेयर्स अपन 10 रुपीस कॉल कर चुके हैं। तो 1000 into 10 कैपिटल में डेबिट होगा 10,000। हमेशा ध्यान रखना पोप डेट करते समय कैपिटल डेबिट होगी और जितना अमाउंट अभी तक अपन ने कॉल किया है उस अमाउंट से कैपिटल डेबिट होगी। तो पर शेयर्स अपन ने 10 रुपीस कॉल करा है, 1000 शेयर्स अपन पोप डेट कर रहा है, तो 1000 into 10 10,000। बराबर है? अब इसने अमाउंट पेड नहीं करा, तो इसने कौन सा अमाउंट पेड नहीं करा आपको? तो इसने अलॉटमेंट के 3 रुपीस 3000। देखो आप 4th एंट्री में कालचिन एरियर में डेबिट कर रखा है 3000, 6th एंट्री में कालचिन एरियर डेबिट कर रखा है 2000 और 8th एंट्री में कालचिन एरियर डेबिट कर रहा है 2000। 3 + 2 + 2 7000 कालचिन एरियर में डेबिट है कि इनने अभी तक अपने को 7000 नहीं पे करे हैं। अलॉटमेंट के समय 3, फर्स्ट कॉल के समय 2, सेकंड कॉल के समय 2, 3 + 2 + 2 तो कालचिन एरियर में 7000 क्रेडिट हो जाएंगे कि भैया अभी तक हमने मिस्टर आत्माराम से 1000 शेयर्स पे 10 रुपीस के हिसाब से 10,000 कॉल करे जिसमें मिस्टर आत्माराम ने हमको 7000 पे नहीं कराया। तो 10 - 7 3000 वो अमाउंट है जो मिस्टर आत्माराम ऑलरेडी हमको पे कर चुके हैं और वही अमाउंट कंपनी पोप डेट कर लेगी टू शेयर पोप डेट। आगे बात समझ में? पोप डेट की बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कालचिन एरियर और टू शेयर पोप डेट। कैपिटल में वही अमाउंट आएगा जो अभी तक कॉल करा है, कालचिन एरियर में वो अमाउंट आएगा जो उन्होंने पे नहीं करा है और इन दोनों का डिफरेंस पोप डेट। मेरे सुन जाएगी बिंग शेयर्स पोप डेट, मिस्टर आत्माराम के शेयर जब्त, कैंसिल। ठीक है, तो पोप डेट की एंट्री सबको समझ में आ गई होगी। तो अब एक एंट्री अपनी यहां नहीं बढ़ गई, जब भी शेयर्स पोप डेट करने का बोले तो एक एंट्री। अब ये 1000 शेयर्स में से कंपनी कितने भी शेयर्स किसी भी पार्टी को किसी भी रेट पे मार्केट में रीइश्यू कर सकती है। ये 1000 शेयर्स कंपनी किसी भी पार्टी को किसी भी रेट पे रीइश्यू कर सकती है। तो क्या क्वेश्चन में गिवन है? तो यस, एट द एंड हिज शेयर्स पोप डेट एंड रीइश्यूड एट 9 रुपीस ईच। ये शेयर्स अपन ने 10 रुपीस
वाला शेयर्स अपन ने मार्केट में किसी अदर पार्टी को 9 रुपीस में वापस से सेल कर दिया, रीइशू कर दिया, तो बोला है तो एक एंट्री और बढ़ जाएगी रीइशू की। रीइशू की एंट्री होगी, रीइशू कर रहा है तो पैसा क्या होगा, आएगा, तो बैंक अकाउंट दिया। अब 10 रुपीस का शेयर्स अपन 9 रुपीस में रीइशू कर रहा है, 10 रुपीस का शेयर्स अपन 9 रुपीस में रीइशू कर रहा है, मतलब 1 रुपए पर शेयर्स अपन डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, तो डेबिट होगा, बराबर है। 10 रुपीस का शेयर्स अपन वापस से मार्केट में रीइशू कर रहे हैं 9 रुपीस में, मतलब 1 रुपीस हम डिस्काउंट दे रहे हैं पर शेयर्स, तो डिस्काउंट अकाउंट दिया, डिस्काउंट लॉस है इसलिए। लेकिन यहाँ पे हम डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट हम हमारी जेब से नहीं दे रहे हैं। मिस्टर आत्माराम के अभी अपन ने अमाउंट फोरफिटेड करा, कितना फोरफिटेड करा था, 3000, तो इस फोरफिटेड अमाउंट में से हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो रीइशू करते समय यदि हमने कम रेट पे फेस वैल्यू से कम पे रीइशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिखते हुए हम फोरफिटेड के नाम से डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट दिया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट दिया, और वापस से हम शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं मार्केट में, तो कैपिटल को वापस से क्रेडिट कर देंगे। फोरफिटेड करते समय कैपिटल डेबिट करी थी, रीइशू करते समय कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, बराबर है। तो जब भी रीइशू करने का बोले तो रीइशू करेंगे तो अमाउंट रिसीव्ड होगा, तो बैंक अकाउंट दिया। यदि कम पे रीइशू कर रहे हैं मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिखते हुए शेयर फोरफिटेड अकाउंट दिया, क्योंकि वो डिस्काउंट हम हमारी जेब से नहीं दे रहे हैं, हम उस अमाउंट में से दे रहे हैं जो हमने जब्त किया है, फोरफिटेड किया है। तो रीइशू करते समय बैंक अकाउंट दिया, फोरफिटेड अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। अब इसमें अमाउंट क्या फिलअप करें, तो कितने शेयर्स रीइशू कर रहा हूं, 1000, तो 1000 into 10 कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी, जितना अभी तक कार्ड अप अमाउंट है वो पूरा वापस से क्रेडिट होगा, तो 1000 into 10, 10,000 तो हो गए कैपिटल में क्रेडिट। 10 रुपीस का शेयर्स 9 रुपीस में रीइशू करा, मतलब 1 रुपए पर शेयर डिस्काउंट दिया, तो 1000 शेयर्स पे 1 रुपीस के हिसाब से डिस्काउंट में डेबिट होगा, फोरफिटेड में डेबिट होगा 1000, बराबर है। और रीइशू करते समय पार्टी से हमको अमाउंट रिसीव हुआ 9 रुपीस पर शेयर, तो 1000 into 9, 9000 बैंक में होगा डेबिट। तो जब भी हमने शेयर्स रीइशू करना है तो बैंक अकाउंट दिया, कम पे रीइशू करेंगे तो फोरफिटेड अकाउंट दिया, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, बोलेंगे डिस्काउंट है, डिस्काउंट दी टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कार्ड अप अमाउंट जाएगा, ठीक है। अब शेयर रीइशू नरेशन हो गई। अब जब भी हमने फोरफिटेड किए हुए शेयर्स रीइशू कर दिए तो दो एंट्री अपनी बड़ी, एक फोरफिटेड की और एक रीइशू की, और सारे शेयर्स रीइशू हो गए तो एक एंट्री कंपलसरी हो जाती है, वो जो फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है और वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। वो जो फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस है, जो अमाउंट हमने जब्त करा था उसमें यदि हमारे पास कुछ बच गया है रीइशू करने के बाद तो वो हमारा प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का है, तो फोरफिटेड का बैलेंस हम एंड में रीइशू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो फोरफिटेड का बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, बराबर है। तो फोरफिटेड क्रेडिट करा था, अपन ने जब्त करे थे आत्माराम के 3000, उसमें से रीइशू करते समय डिस्काउंट दे दिया कितना, 2000, तो फोरफिटेड अकाउंट डेबिट हो गया। तो 3000 अपन ने फोरफिटेड करे थे, रीइशू करते समय 1000 डिस्काउंट दे दिया, तो अपने पास फोरफिटेड का क्रेडिट बैलेंस बचा है 2000। 3000 में से रीइशू करते समय 1000 डिस्काउंट दे दिया है, तो फोरफिटेड अकाउंट में बैलेंस बचा है 2000 क्रेडिट बैलेंस। तो फोरफिटेड का बैलेंस अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। फोरफिटेड की क्रेडिट की उड़ल जाता है क्रेडिट बैलेंस, तो शेयर फोरफिटेड को तो कर देंगे डेबिट और कैपिटल रिजर्व को कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट होगा 2000, 3000 माइनस 1000, बराबर है। तो इस क्वेश्चन में अपनी 3 नई एंट्री बढ़ी है, फोरफिटेड करने का बोलो तो एक एंट्री बढ़ेगी, रीइशू करने का बोलो तो सेकंड एंट्री, और सारे शेयर्स रीइशू हो गए हैं तो लास्ट में फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे एक एंट्री और। तो लास्ट एंट्री की नरेशन हो जाएगी बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट,
बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बात क्लियर हो गई? जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एक क्वेश्चन कराऊंगा, सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। खींच मेरी फोटो फोटो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अपन ने इस क्वेश्चन में सीखा है कि हम जब भी यदि कोई शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करेगा तो हम कालची लेन में डेबिट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो पेमेंट नहीं करता है तो वो जो भी लीगल प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटीज है, वो कंप्लीट करने के बाद हम उसके शेयर्स फॉरवर्ड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड की एंट्री री इशू करने का बोले तो सेकंड एंट्री, और री इशू करने के बाद थर्ड एंट्री कैपिटल रिजर्व की। जितने भी शेयर्स हमने फॉरवर्ड करके री इशू करे तो फॉरवर्ड हम 3 प्राइस पे कर सकते हैं। 10 रुपीस का शेयर्स फॉरवर्ड करने के बाद हम 10 में भी सेल कर सकते हैं, 10 से अबोव प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं, और 10 से कम में भी सेल कर सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड शेयर्स हम री इशू करेंगे तो तीनों प्राइस पे कर सकते हैं, 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। ठीक है, 10 रुपीस में अगर री इशू करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 से अबोव में री इशू करते हैं तो ज्यादा ले रहे हैं तो काय के प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और क्या डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकते हैं? तो कि यस, क्योंकि डिस्काउंट भी अगर हम कोई देते हैं तो वो डिस्काउंट हम हमारी जेब से नहीं दे रहे हैं, वो डिस्काउंट हम उस फॉरवर्डेड अमाउंट में से दे रहे हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि यदि फॉरवर्ड किए हुए शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? तो वो डिस्काउंट हम काय में से दे रहे हैं? फॉरवर्डेड अमाउंट में से। काय में से दे रहे हैं? फॉरवर्डेड अमाउंट में से। तो मैक्सिमम हम फॉरवर्डेड अमाउंट तक डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू फॉरवर्डेड अमाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरवर्डेड शेयर्स, अ कंपनी कैन रीइशू फॉरवर्डेड शेयर्स एट डिस्काउंट। बिल्कुल करेक्ट। सपोज करो एक शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपीस। कितनी है? 10 रुपीस। उसमें से शेयर होल्डर्स ने 4 रुपीस पेड कर दिया था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बाकी वो पेड नहीं कर पाया तो अपन कालची लेन में डेबिट कर देते हैं। मतलब उनने पेड करा 4 रुपीस पर शेयर्स, मतलब उनने पेड करा है 4 रुपीस पर शेयर्स और रिमेनिंग 6 रुपीस उनने पे नहीं कराया, तो उनके शेयर्स फॉरवर्ड कर लेंगे। तो फॉरवर्ड करते समय उनका फॉरवर्ड अमाउंट 4 रुपीस पर शेयर्स होगा, क्योंकि कालची लेन तो नहीं आते समय डेबिट होएगा, फॉरवर्ड करते समय क्रेडिट हो जाता है। तो पर शेयर अपन ने उस पार्टी का, उस शेयर होल्डर्स का कितना अमाउंट फॉरवर्ड करा है? 4 रुपीस। ठीक है, तो जब भी हम इन शेयर्स को रीइशू करेंगे तो रीइशू करते समय यदि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपीस पर शेयर तक दे सकते हैं, क्योंकि हमने पर शेयर 4 रुपीस फॉरवर्ड किया है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जब भी करेंगे डिस्काउंट पे इशू, तो मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू फॉरवर्डेड अमाउंट, बराबर। तो यदि ये 10 रुपीस का शेयर से 4 रुपीस पेड करा था, 6 रुपीस पेड नहीं करा था, तो 4 रुपीस पर शेयर अपन ने फॉरवर्ड करा, तो री इशू करते समय अपन मैक्सिमम 4 रुपीस डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मिनिमम री इशू प्राइस क्या होना चाहिए? तो भैया 4 रुपीस अगर मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे दोगे तो मिनिमम 6 रुपीस आपको कॉल करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा था कालची लेन वाला, वो तो आपको भी लेना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ 2 पॉइंट आपके सामने क्लियर हो रहे हैं कि अगर आप फॉरवर्ड शेयर्स को रीइशू करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइशू प्राइस। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू फॉरवर्डेड अमाउंट और मिनिमम रीइशू प्राइस जो रहेगी, रिमेनिंग जो बचेगी वो होगी। तो अब ये 10 रुपीस वाला शेयर्स में जब भी मार्केट में रीइशू करूंगा तो मेरे को कम से कम 6 रुपए तो लेना ही है, कम से कम मिनिमम 6 रुपीस कॉल करना है, रिसीव करना है, क्योंकि मैं मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपीस अलाउ कर सकता हूं। क्लियर? तो एक नई चीज अपन ने सीखी, फॉरवर्ड, रीइशू और रीइशू का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और मैक्सिमम डिस्काउंट रीइशू करते समय अप टू फॉरवर्ड अमाउंट। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, Pioneer Syntax Limited issued 50,000 shares of 10 rupees each. Amount payable on application 3, on allotment 3, on first call 2, on second call 2. ठीक है? बबीता, one of the shareholder have 1,000 shares failed to pay allotment and calls money. बबीता ने अपने को allotment और calls का amount पे नहीं करा. कोमल, another shareholders have 600 shares unable to pay calls money. तो यहाँ बबीता ने allotment भी नहीं दिया, कॉल भी पे नहीं करा. कोमल ने कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करा, फर्स्ट और सेकंड कॉल. एट द एंड बोथ शेयर्स फॉरवर्डेड एंड रीइश्यूड एट 12 रुपीस ईच. और एंड में दोनों के, बबीता और कोमल के शेयर्स को फॉरवर्डेड कर लिया और 12 रुपीस पर शेयर्स पे रीइश्यू कर दिया. बराबर है? चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली एंट्री सिंपल सी, प्यारी सी, भोली भाली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. 50,000 शेयर्स, 10 एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीस पर शेयर्स. तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 150. बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन 150. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. अब नंबर आता है सेकंड एंट्री, एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. तो सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 150. ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई. अब नंबर आता है अलॉटमेंट का. अलॉटमेंट ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं. तो 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट होगा 1,50,000. शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 150. ये अलॉटमेंट भी ड्यू हो गया. अब अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं. तो अलॉटमेंट को रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया. बबीता से अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया, 1,000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से. तो नहीं आया तो कालचिनेरियर में डेबिट कर दो. बैंक अकाउंट दिया, कालचिनेरियर अकाउंट दिया. टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट करेंगे जो इसके ऊपर वाली एंट्री में डेबिट करा है. अब अलॉटमेंट के समय कौन पैसे नहीं दे रहा है? तो बबीता जी पैसे नहीं दे रही है. 1,000 शेयर्स 3 रुपीस के हिसाब से 3,000. तो 150 में से 3,000 रिसीव नहीं हुआ. रिमेनिंग अमाउंट 147 रिमेनिंग शेयर होल्डर से रिसीव हो गया. तो ये अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव. आगे बढ़ते हैं. अब नंबर आ जाए फर्स्ट कॉल ड्यू करने का. तो ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 रुपीस पर शेयर. तो 50,000 इंटू 2, 1,00,000. बराबर है? अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे. तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करते समय एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया. पैसे नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो कालचिनेरियर अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, कालचिनेरियर अकाउंट दिया. टू शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 1 लाख. तो अपन ने फर्स्ट कॉल ड्यू करा 1 लाख, जिसमें से फर्स्ट कॉल के समय अमाउंट रिसीव नहीं हुआ. किससे रिसीव नहीं हुआ? तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट बबीता जी से रिसीव नहीं हुआ है. 1,000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 2,000. फर्स्ट कॉल का अमाउंट कोमल से भी रिसीव नहीं हुआ है. 600 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 1,200. मतलब 1,000 प्लस 600, 1,600. 1,600 शेयर्स पे 2 रुपीस पर शेयर्स. हमको फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है. तो 1,600 इंटू 2, 1,600 इंटू 2, 3,200. कोमल और बबीता दोनों से अमाउंट नहीं आया. तो कालचिनेरियर में डेबिट. तो 1 लाख में से 3,200 रिसीव नहीं हुआ तो बचा रिमेनिंग अमाउंट 96,800 रिमेनिंग शेयर होल्डर से रिसीव हो गया. तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट दिया, कालचिनेरियर अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट का. क्लियर? ये मैटर निपट गया. अब नंबर आता है सेकंड कॉल का. सेकंड कॉल ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं.
शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। अब सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे तो अमाउंट क्या होगा, तो 50,000 शेयर्स 2 रुपीस के हिसाब से 1 लाख 1 लाख। अब सेकंड कॉल को रिसीव करते हैं तो रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया। सेकंड कॉल का अमाउंट भी दोनों से नहीं आ रहा है, बबीता जी से भी और कोमल भाभी से भी। तो कालचिनी अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड कॉल, तो बैंक अकाउंट दिया, कालचिनी अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट करेंगे जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 1 लाख। अब सेकंड कॉल का अमाउंट किससे नहीं आया, तो बबीता जी से और कोमल भाभी से। 1000 प्लस 600, 1600 से इस पे 2 रुपीस के हिसाब से 3200, तो 1 लाख में से 3200 सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग शेयर होल्डर से 96,800 रिसीव हो गया। ये सेकंड कॉल का मीटर अपना कंप्लीट हुआ है यहाँ, बराबर है। तो अभी तक अपने को अलॉटमेंट के समय बबीता जी से 3000 रिसीव नहीं हुए थे। फर्स्ट कॉल के समय दोनों से 3200 रिसीव नहीं हुए, सेकंड कॉल के समय दोनों से 3200 रिसीव नहीं हुए। तो अलॉटमेंट पे 3000, फर्स्ट कॉल पे 3200, सेकंड कॉल पे 3200, टोटल हो गया 9400। अभी तक इन दोनों शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुआ है और दोनों अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन है इनके शेयर्स को हम फॉरवर्ड कर लेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है एट द एंड बोथ शेयर्स फॉरवर्ड, तो अब फॉरवर्ड का बोला है तो एक एंट्री बढ़ जाएगी, दोनों के शेयर्स फॉरवर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, फॉरवर्ड की एंट्री भी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखी, क्या होती है, बोलो बोलो। तो फॉरवर्ड करते समय कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, क्यों जब्त कर रहे हो बापड़ियों के शेयर्स दोनों के, तो अमाउंट पे नहीं करा, तो अमाउंट पे नहीं करा था तो अपन ने कालचिनी में डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे कालचिनी को क्रेडिट कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू कालचिनी अकाउंट, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट हम फॉरवर्ड कर लेंगे, इनको रिफंड नहीं करेंगे। तो फॉरवर्ड की एंट्री हो गई, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू कालचिनी टू शेयर फॉरवर्ड। अब इसमें अमाउंट फिलअप करते हैं, तो कितने शेयर्स आप फॉरवर्ड कर रहे हो, तो 1000 प्लस 600, दोनों के शेयर्स एक साथ फॉरवर्ड कर रहा है 1600। कैपिटल में डेबिट होगा पर शेयर्स अभी तक कितना कॉल करा है, पर शेयर्स अभी तक कितना कॉल करा है, तो भैया एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 2, सेकंड कॉल का 2, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, पर शेयर्स 10 रुपीस हम अभी तक कॉल कर चुके हैं। तो कैपिटल में डेबिट हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट होगा, तो 1600 into 10, 1600 into 10, 16,000 से कैपिटल होगी डेबिट। क्यों जब्त कर रहे हो बापड़ियों के शेयर्स, तो इनने अमाउंट पेड नहीं करा था, तो वो जो अमाउंट पेड नहीं करा था वो अमाउंट कालचिनी में डेबिट करा था, यहाँ लाके क्रेडिट कर देंगे। अलॉटमेंट पे 4th एंट्री में 3000, फर्स्ट कॉल पे 6th एंट्री में 3200, और सेकंड कॉल पे 8th एंट्री में 3200, 3000 प्लस 3200 प्लस 3200, टोटल हो गया 9400। कि भैया अभी तक इनने 9400 अमाउंट पेड नहीं करा है, तो हमने 16000 कॉल कराए, उसमें से 9400 रिसीव नहीं हुए। डिफरेंस जो भी होगा वो अमाउंट है जो इनसे रिसीव हुआ है, और वो हम उनको रिफंड नहीं करेंगे, वो फॉरवर्ड हो जाएगा 6600। तो ये दोनों के शेयर्स फॉरवर्ड हो गए। अब नेक्स्ट एंट्री, यदि रीइशू का बोला है तो रीइशू करने की अपन एंट्री कर देंगे। तो हमने दोनों के शेयर्स 12 रुपीस पर शेयर्स में रीइशू कर दिए, तो वो 10 का शेयर्स 12 में रीइशू कर रहा हो, तो हाँ 2 रुपए ज्यादा ले रहा हो, तो हाँ काहे के, प्रीमियम के। तो अब रीइशू करने की एक एंट्री और बढ़ जाएगी, रीइशू कर रहा है प्रीमियम पे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम को प्रीमियम ही लिखेंगे, ठीक है ना। कम पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट होता है, डेबिट होगा, लेकिन डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, पोर्ट्रेट अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट हम हमारी जेब से नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रीमियम पे शेयर्स रीइशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो रीइशू करने की सिंपल सी एंट्री, बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कैपिटल में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, तो भैया कार्ड ऑफ अमाउंट 10 रुपीज पर शेयर, 1610 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 16,000। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल में कार्ड ऑफ अमाउंट क्रेडिट होता है। 2 रुपए ज्यादा ले लो काहेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो 1600 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 3200। तो कैपिटल में क्रेडिट होगा 1600 शेयर्स इंटू 10, 1600 इंटू 10 16,000। प्रीमियम में क्रेडिट होगा 1600 इंटू 2 3200। और बैंक में डेबिट होगा 1600 इंटू 12, क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 12 रुपीज पर शेयर्स, 19,200। 10 रुपीज का शेयर्स 12 रुपीज में रीइशू करा है, तो 10 रुपीज के हिसाब से कैपिटल, 2 रुपीज के हिसाब से प्रीमियम और 12 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से रिसीव बैंक डेबिट, बराबर है। बीइंग शेयर्स रीइशू, तो पोप डेट का बोला था तो एक एंट्री बढ़ गई, रीइशू का बोला तो एक और एंट्री बढ़ गई, 9th और 10th एंट्री। अब मैंने आपसे बोला था सारे शेयर्स यदि रीइशू कर दिए तो पोप डेट का बैलेंस एंड में ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो पोप डेट क्रेडिट हुआ था 6,600 से, आपने 6,600 पोप डेट करे थे और रीइशू करते समय कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, रीइशू करते समय कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो पूरे 6,600 पोप डेट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी शेयर पोप डेट अकाउंट, या शेयर पोप डेट को यहां डेबिट कर देंगे और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। शेयर पोप डेट टू कैपिटल रिजर्व, पोप डेट का बैलेंस 100% 6,600, क्योंकि रीइशू करते समय पोप डेट डेबिट नहीं हुआ है, डिस्काउंट नहीं दिया है, तो पूरा पोप डेट अमाउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 6,600, ठीक है। तो एंड लास्ट एंट्री पोप डेट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे रीइशू होने के बाद। तो बीइंग बैलेंस ऑफ पोप डेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये क्वेश्चन हमारा यहां कंप्लीट हुआ, बराबर है। मैंने आपसे बोला था एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको इसी टाइप का सेम फिगर चेंज करके होमवर्क। खींच मेरी फोटो, हो गया। आज के लिए अपना ये लेक्चर यहीं अपन कंप्लीट करते हैं। आज अपन ने इस लेक्चर में शेयर्स पोप डेट और रीइशू के बारे में बात करी है। जैसा मैंने आपसे बोला है कि हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और 30 आवर्स में आपका कोर्स कंप्लीट 12। अगर आप वीडियो भी देखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फुल डिटेल में वीडियो बन रहा है, ठीक है। थैंक यू।